हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमिस। आई एम अनुराधा। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी ग्रामर। तो अगर आप जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो है आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो है आप हर एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो सब जो है आपके लेखपाल से भी रिलेटेड होगा, यानी कि आपके लेखपाल में भी आएगा, आपके सुपर टेट में भी काम करेगा। यानी कि जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आज हम लोग जो है वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो इसके हर एक पॉइंट को जो है हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो वर्णमाला समझने से पहले दोस्तों हम लोग वर्ड को समझ लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो देखिए, कोई भी भाषा है, भाषा को प्रदर्शित करने के लिए यानी कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा वर्ड होता है। जैसे सबसे पहले जब भाषा आई, यानी कि जब जो है मान लीजिए कि कोई भी बात हमें किसी से कहना है, आपस में बात करना है, तो हम लोग भाषा के माध्यम से बात करते हैं। तो शुरू में भाषा तो बोली जाती थी, इस्तेमाल होती थी, पर उसका चिन्ह नहीं पता था। जैसे उसे लिखना है तो लिखें कैसे, उसको कैसे प्रदर्शित करें, तो जो है कुछ चिन्ह का इस्तेमाल होने लगा। तो वो जो चिन्ह इस्तेमाल होने लगे उन्हीं चिन्ह को जो है वर्ड कहा जाता है। जैसे वर्ड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि क भी हमारा एक वर्ड है, र, म, अ, च, इस तरीके से जितने भी हैं इन सबको जो है हम लोग वर्ड कहते हैं। क्लियर। अब वर्ड के बाद एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर शब्द क्या होता है। शब्द वो होता है जो वर्डों से मिलकर के बना होता है, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को, यानी कि उससे जो मिलकर के बनता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, यानी कि उसका कुछ अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कमल। तो कमल जो है हमारा क्या है, एक शब्द हो गया, क्योंकि इसमें जो है वर्ड मिलकर के बना है क म ल, यहाँ पर वर्डों का समूह हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि आम हो गया, राम हो गया, इस तरीके से जो भी बनेगा वो सब जो है हमारा शब्द कहलाता है, यानी कि वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है एक और चीज, वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो वाक्य जो होता है वो शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे अभी तो मैंने बताया कि जैसे वर्ड जो होता है एक एक करके जो चिन्ह होते हैं उसे वर्ड कहते हैं, शब्द वर्डों के समूह को कहते हैं, वाक्य जो है शब्दों के समूह को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं राम एक अच्छा लड़का है, या फिर मान लीजिए गुलाब एक बहुत ही सुंदर फूल है। तो इस तरीके से जो भी बनेगा वो जो है एक वाक्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं राम एक शब्द है, एक शब्द है, अच्छा लड़का है, ये सब जो है शब्द है, और इन सभी शब्द को मिला करके एक सेंटेंस बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है, जिसका अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो अब ये हो जाएगा हमारा वाक्य। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। इतनी बातें क्लियर। अब हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे वर्ड की अगर हम यहीं पर बात करें तो वर्ड भी जो है दो तरीके के होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहीं राम के बारे में बात करें तो राम में कौन कौन से वर्ड छिपे हैं। तो मान लीजिए एक हो गया रा म, रा और म, ये दो वर्ड जो है इसमें है। एक और चीज़ होता है यहाँ पर, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा र आ म अ, यानी कि इसका भी रूप ये होगा, यानी कि इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा, और अब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अब ये नहीं टूटेगा। यानी कि सबसे जो छोटी इकाई हो गई वो वर्ड की ये हो गई। तो इसे व्याकरण की भाषा में जो है वर्ड कहेंगे। यानी कि अगर एग्जाम में पूछेगा, अगर ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, वर्ड पूछेगा तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये गलत होगा। ये जो है लिखने के लिए, बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन व्याकरण की भाषा में जो है वर्ड इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन व्याकरण की भाषा में वर्ड इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगला पॉइंट ये है, क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे
छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये हो जाएगा वर्ड या फिर ध्वनि। तो अभी हमने आपको बताया कि वर्ड क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड क्यों है, क्योंकि हमने अभी तोड़ के भी आपको बताया, पूरी डिटेल में बताया। तो इसीलिए मैंने उन सारे पॉइंट्स को पहले ही बता दिया जो कि आगे जो है वो सारे शब्द इस्तेमाल होंगे। तो ये हो जाएगा आपका वर्ड या फिर ध्वनि। यहीं पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द। शब्द क्या होता है ये भी हमने आपको बताया कि शब्द क्या होता है। तो जो वर्ड होता है, वर्ड का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जब वर्ड को मिलाएंगे, जब शब्द बनाएंगे तो जो है उसका अर्थ निकलता है, यानी कि वो जो है सार्थक होता है। तो इसीलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है शब्द को, और सबसे छोटी इकाई माना जाता है वर्ड को। चलिए एक और पॉइंट देखिए, नोट कीजिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देगा और उसका आंसर हमारा बदल जाता है। देखिए भाषा की सबसे छोटी, अब यहाँ पर मौखिक जुट गया, मौखिक इकाई कौन सी होगी? तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि, केवल व केवल ध्वनि। अब सोच रहे होंगे यहाँ पर वर्ड या फिर ध्वनि हमने लिखा, तो वर्ड भी लिख सकते हैं, ध्वनि भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ड आंसर नहीं होगा, यहाँ पर केवल ध्वनि आंसर होगा। कैसे होगा? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि भाषा बोलने के लिए, यानी कि जैसे किसी आपस में बात करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं। तो मौखिक जब हम बोलेंगे तो ध्वनि निकलेगी। तो सबसे छोटा तो पहले मौखिक ही हुआ, तो सबसे पहले ध्वनि निकली, उसके बाद जो है उसको लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने चिन्ह का इस्तेमाल किया, जिसे कि वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ रहा है, तो मौखिक इकाई हमारा ध्वनि हो जाएगा। तो वर्ड क्या होगा? वर्ड जो है वो लिखित हो जाएगा, यानी कि जो ध्वनि होता है इसको बोला जाता है, ये बोलना होता है। और जब इसी ध्वनि को जब हम लिख करके प्रदर्शित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अ अगर हम बोलते हैं तो ये हम मौखिक रूप से बोल रहे हैं अ, तो जब ये ध्वनि निकल रही है तो इसको ध्वनि कहेंगे। जब अ को प्रदर्शित करना होगा कि किस तरीके से अ का चिन्ह बनेगा, तो ये जो हमने लिखा यहाँ पर अ लिख करके, अ का लिखना ही जो है ये वर्ड हो जाएगा, यानी कि अ को जो लिखित रूप में हम लोगों ने प्रदर्शित किया, अब ये वर्ड कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मौखिक इकाई का अगर पूछेगा तो ध्वनि, अगर लिखित इकाई पूछ देगा तो वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा, मौखिक की जगह लिखित कर देगा तो जो है वर्ड हो जाएगा, और मौखिक कर देगा तो ध्वनि हो जाएगा। अगर केवल व केवल सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ड या फिर ध्वनि, दोनों में से कोई भी जो है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का सबसे बड़ा अंग। भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा क्या होती है? तो कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर हमें आपस में बात करनी है तो कोई भी बात करेंगे तो वाक्यों से मिलकर के भाषा बनेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंग भाषा का कौन सा हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा वाक्य। वाक्य इसलिए क्योंकि वाक्य 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 मिला करके ही जो है हमारी भाषा बनेगी। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा वाक्य, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो हो जाएगा शब्द। तो ये भी चीज़ें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट है कि वर्ड को अविभाज्य भी कहा जाता है। अविभाज्य यानी कि जिसका विभाजन न हो, विभाज्य कहा जाता है, यानी कि वर्ड का जो है विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसे अविभाज्य कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया वर्ड को विभाजित करके, जैसे एक बार फिर से अगर हम आपको कहें, जैसे मान लीजिए ये है कमल, और कमल को जो है अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें व्याकरण की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? क अ
म, अ, ल और अ। इसका व्याकरण की दृष्टि से जो है वर्ण विच्छेद ये होगा। तो अब इसको अगर हम तोड़ने की बात कहें कि अब इसको आप तोड़िए, तो अब इसका छोटा रूप नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ड ही है, और सबसे छोटा हम तभी कहेंगे जब उससे छोटा कोई ना हो। तो इसीलिए इसका अब हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वर्ड को अविभाज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए और इन सभी पॉइंट्स को याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। उसके बाद वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। लेकिन इसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है आखिर में। यहाँ पर तो हम लोगों ने वर्ड, शब्द, वाक्य सारी चीज़ें देख लिया, लेकिन वर्णमाला क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्णमाला होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 बातें। कौन कौन सी? एक तो है आपका क्रमबद्ध और एक है आपका सुव्यवस्थित। अब क्रमबद्ध क्या होता है, सुव्यवस्थित क्या होता है? तो क्रमबद्ध का मतलब ये होता है सीरियल वाइज, किसी भी चीज़ को सीरियल वाइज रखना, जैसे एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि जो सीरियल है उसका सीरियल में ही रखना, ये क्रमबद्ध होगा। सुव्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमेटिक ढंग से। तो अब इसका क्या मतलब यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्रमबद्ध यानी कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐसे आगे भी, ठीक है। तो अब ये जो हमने लिखा कि अ के बाद आ आया है, आ के बाद ई आया है, और छोटी ई के बाद बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद जो है बड़ा ऊ, ये जो तरीका है कि अ के बाद आ ही आना है, ई नहीं आना है, तो ये जो है सीरियल वाइज में हमने लिखा, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा कि इसके बाद ये आना है तो यही रहेगा। ऐसा नहीं कि अ के बाद हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दिए अ के बाद ऊ, उसके बाद री लिख दिए, ई लिख दिए, तो ये सीरियल वाइज नहीं है, ये सीरियल नहीं है, ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। तो इस तरीके से लिखना ये क्रमबद्ध होगा, और ये लिखना जो है ये गलत होगा, ये क्रमबद्ध नहीं होगा। सीरियल वाइज उसके बाद जो है सुव्यवस्थित समझते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले स्वर होगा, सिस्टमेटिक तरीका ये है कि सबसे पहले स्वर होगा, उसके बाद व्यंजन होगा। व्यंजन में भी जो है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होगा, उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन होगा, और उसके बाद जो है उष्म व्यंजन होगा। ये है हमारा सुव्यवस्थित तरीका, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से कि सबसे पहले स्वर ही लिखेंगे, उसके बाद व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन में भी जो है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद जो है हमारा उष्म व्यंजन। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम लोगों ने व्यंजन लिख दिया और व्यंजन में सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, और लास्ट में हमने स्वर लिखा। तो ये जो है सिस्टमेटिक नहीं है, यानी कि ये जो है सुव्यवस्थित तरीका नहीं है। तो हमें लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, इसको उलटना पलटना नहीं। अगर हम उलट पलट देंगे तो वो हमारा वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। तो वर्णमाला होता क्या है, तो देखिए अ, आ, छोटी, बड़ी, ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे सीरियल वाइज, और कहाँ तक, य तक। तो ये जो है ये हमारा वर्णमाला कहा जाएगा। अगर हम इसी को लिख देते हैं क, ग, च, अ, ई, ऐसे जो भी हमें मन में आया वो हम लोग लिख दिए, तो ये जो है गलत तरीका है। तो ये जो है हमारा वर्णमाला होगा, ये वर्णमाला नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।